हेलो हेलो मैम एक मिनट वो स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग आ रही है होगी ये शो you can see my screen यस मैम मल्लिका Yes, ma'am. students अच्छा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो हमारा टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था क्लास में, मैंने इसको डिस्कस किया था। सीपीयू शेड्यूलिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रोसेसेस मेमोरी में आपकी रेडी क्यू में स्टैंड कर रहे होते हैं, किस क्राइटेरिया की बेस पे या किस टेक्निक की बेस पे उन प्रोसेसेस को सेलेक्ट किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन के सीपीयू का टाइम स्लॉट जो है किन क्राइटेरिया की बेस पे उनको दिया जाता है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हमने इस यस चीज मैम आ रही है को सीपीयू शेड्यूलिंग को हमने पहले जो है वो क्लास में डिस्कस किया था। मुझे कोई बताएगा थोड़ा बहुत सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में? हमने सीपीयू शेड्यूलिंग के टॉपिक को पहले क्लास में डिस्कस किया था। आप में से मुझे कोई बताएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था सीपीयू शेड्यूलिंग का? मल्लिका, हेलो हेलो मैम मैं एब्सेंट थी इस दौरान ये वाला टॉपिक मैंने नहीं किया हुआ आप में से कोई और मुझे बताएगा जिन्होंने क्लास अटेंड की थी सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? मैम सीपीयू शेड्यूल एक प्रोसेस होता है जो सीपीयू को टाइम एलोकेट करता है प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेस के लिए आपकी मेमोरी में, आपके रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेस जो है वो खड़े होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि सीपीयू के टाइम स्लॉट के लिए, इसके लिए सीपीयू के टाइम स्लॉट के लिए। सीपीयू शेड्यूलिंग में हम ये पढ़ते हैं कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम मेमोरी में अपने रेडी क्यू में से किन क्राइटेरिया के बेस पे किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं और किस प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट करवाते हैं। मेरे ख्याल से आप भूल गए हैं, ये चीज हमने डिस्कस की थी सीपीयू शेड्यूलिंग में। यस मैम। इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी, नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था कि दो टाइप्स की शेड्यूलिंग होती है। एक उसका ऐसी होती है जिसके अंदर आपके सीपीयू को कोई हमने प्रोसेस, सीपीयू का टाइम स्लॉट किसी प्रोसेस को दिया है और प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इस दौरान कोई और प्रोसेस जो है वो आपकी रेडी क्यू में आता है। नॉन प्रिएम्प्टिव में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आपका कोई एक प्रोसेस जब हम सीपीयू को एलोकेट कर देते हैं उसके बाद वो उसको लेफ्ट नहीं करता अनटिल अनलेस के वो टर्मिनेट नहीं हो जाता और अपनी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं करता। सेकंड, इसमें ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड ये बताया था कि अगर कोई आईओ इंटरप्ट हो जाती है, सपोज कि अगर सीपीयू जो है वो प्रोसेस कोई सीपीयू का टाइम स्लॉट किसी प्रोसेस ने लिया हुआ है और उसके बाद कोई इंटरप्ट अकर हो जाती है, आईओ इंटरप्ट अकर हो जाती है, देन उस कंडीशन में भी नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जो है वो नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में भी सॉरी मुझसे म्यूट पे क्लिक हो गया था। नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ये होगा कि एक तो आपके कोई प्रोसेस जो है वो हमने सीपीयू को एलोकेट किया है और इस दौरान कोई आईओ इंटरप्ट जो है वो आ जाती है, तब भी वो सीपीयू को वेकेट नहीं करेगा और जब तक कि उस प्रोसेस का टाइम स्लॉट पूरी नहीं हो जाती, उस प्रोसेस का बस टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। सेकंड कैटेगरी थी प्रिएम्प्टिव, सेकंड टाइप थी प्रिएम्प्टिव। सेकंड कैटेगरी क्या थी? प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव कैटेगरी में हमने ये पढ़ा था कि जब हम सीपीयू को कोई प्रोसेस सीपीयू एलोकेट करते हैं किसी प्रोसेस को और उस प्रोसेस के दौरान कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो आ जाता है आपके जॉब क्यू में, तो सीपीयू को फोर्सफुली जो है हमें उस प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? डीएलोकेट करना पड़ता है। हमें फोर्सफुली उस प्रोसेस को डीएलोकेट करना पड़ता है। जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको हमें सीपीयू को क्या करना पड़ता है? एलोकेट करना पड़ता है। यू गेट माय पॉइंट? There are two types of basically CPU scheduling, that is one preemptive, non-preemptive and second preemptive. यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन आपको शो करवाई हुई है, इसकी डेफिनेशन है once a process is allocated the CPU it does not leave unless
it has to wait for IO request. It terminates, यानी कि वो लेफ्ट नहीं करेगा until unless कि वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। और सेकंड ये कंडीशन है कि अगर तो कोई IO रिक्वेस्ट इंटरप्ट अकर हो जाता है तो फिर वो उसको वेट के लिए जो है वो इंटरप्ट करेगा और वो अपना जो रनिंग मोड वाला प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर लेगा और दूसरा जो है प्रोसेस उसको फॉर एग्जीक्यूशन जो है वो लेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके सबसे मेजर एडवांटेज क्या है, अगर आपको याद हो तो सीपीयू का मेजर एडवांटेज किसी को याद है? सीपीयू फ्री बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था सीपीयू का, सीपीयू शेड्यूलिंग का? सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉरी मैम मैं बताऊं, मैम जी सीपीयू बताएं। फ्री ना रहे किसी भी टाइम, सीपीयू बिजी रहे, बेस्ट उसकी मैक्सिमम वेरी गुड वेरी गुड यूटिलाइजेशन वेरी हो गुड गुड, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीपीयू का जो बेसिक शेड्यूलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपनी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना चाहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस मतलब का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि नॉट इवन नैनो सेकेंड, मिनी सेकेंड आपका सीपीयू जो है वो आइडल कंडीशन में ना रहे। ये बात की समझ के नहीं, ऑल द टाइम वो क्या रहे, बिजी रहे। सपोज कि अगर कोई प्रोसेस किसी वजह से इंटरप्ट हो जाता है, किसी आईओ डिवाइस की वजह से इंटरप्ट हो जाता है, तो वो क्या करे, टेम्परेली उस प्रोसेस को सस्पेंड कर ले और उसके बाद जो रेडी क्यू में नेक्स्ट प्रोसेस खड़ा हुआ है उसको वो क्या करे, एग्जीक्यूट करे until unless कि वो आईओ डिवाइस या आईओ इंटरप्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आज मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको मैं, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ पे रखते हैं, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और किस तरीके से इन एल्गोरिथम्स को हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू कीप ऑन रनिंग प्रोसेसेस ऑल द टाइम फॉर मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम क्या चाहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सीपीयू शेड्यूलिंग का, कि हमारे जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका जो सीपीयू है वो क्या रहे, बिजी रहे। दिस इज मेजर फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज आपको जो मैंने फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था उसमें डिस्कस किया था। अनदर थिंग, द टास्क, वो कहता है सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग द प्रोसेसेस। क्या है? द टास्क ऑफ, दिस इज मेजर की डेफिनेशन, इसको गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि सेलेक्टिंग ऑफ, task of selecting the processes in memory that are ready to execute। वो कहता है कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग एक टास्क है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया बेस पे आपकी मेमोरी के अंदर आपके रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस खड़े हैं उनमें से किस प्रोसेस को पहले सीपीयू का टाइम स्लॉट देना है। आइए बात की समझ के नहीं, सीपीयू को किस प्रोसेस को हमने पिक करना है वहां से अराइव्ड प्रोसेसेस को जो आपके रेडी क्यू में खड़े हैं, आपकी रैम मेमोरी में खड़े हैं, उसमें से किसको हमने पहले सीपीयू का टाइम स्लाइस देना है। एंड एलोकेटिंग देम टू द सीपीयू इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू शेड्यूलर। और मैंने आपको बताया था कि ये काम कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलर। सिलेक्शन जो है वो डिफरेंट सीपीयू के क्राइटेरियाज, डिफरेंट क्राइटेरियाज सीपीयू शेड्यूलर की क्राइटेरियाज की बेस पे सिलेक्शन होती है। मेमोरी के अंदर आपके रेडी क्यू के अंदर जितने प्रोसेसेस खड़े हुए हैं उनमें से सिलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज, जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे ये शॉर्टेस्ट जॉब है या आपका प्रायोरिटी एल्गोरिथम है या आपका राउंड रोबिन है। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे हम क्या करते हैं, अपने रेडी क्यू में से सिलेक्शन करते हैं प्रोसेसेस की। जब एक प्रोसेस की सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपका जॉब शेड्यूलर क्या करता है, मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि आपका जॉब शेड्यूलर क्या करता है, आपके सीपीयू का टाइम स्लाइस क्या करता है, एलोकेट करता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन सेलेक्ट किया गया है आपके कहां से, रेडी क्यू से। यू गेट माय पॉइंट गर्ल्स? हेलो, यस मैम, ओके। आपको मैं दोबारा थोड़ा सा ये इसका कॉन्सेप्ट दे दूं कि सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपकी मेमोरी के अंदर रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस खड़े हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ सीपीयू फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, उनको सीपीयू का टाइम स्लॉट चाहिए। उन प्रोसेसेस में से डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे, डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग की बेस पे, डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बेस पे हम क्या करते हैं, उन प्रोसेसेस में से वन बाय वन एक एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपका सीपीयू शेड्यूलर वो किनको एलोकेट करता है, सीपीयू को, सीपीयू का टाइम स्लॉट उनको स्लॉट जो है वो इनको एलोकेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन।
आगे चलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। अब अगर आपको याद हो तो क्लास में मैंने आपसे ये चीज पूछी भी थी, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट मैं दे चुकी हूँ। मैं एक बार फिर इसको इसका रिवाइज कर लेती हूँ कि प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि सपोज कोई सीपीयू को मतलब की टाइम स्टार्ट हमने किसी प्रोसेस को दी हुई है और उस दौरान कोई और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो आपका जो वो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो लेफ्ट नहीं करेगा सीपीयू को अनटिल अनलेस कि उसका टाइम स्टार्ट या उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। उसका बर्स्ट टाइम क्या नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, वो लेफ्ट नहीं करेगा, वो लीव नहीं करेगा आपके सीपीयू को, राइट। एक ये कंडीशन। दूसरा ये है कि अगर सपोज कि कोई अपनी टर्मिनेशन तक, एट द एंड टर्मिनेशन तक वो लेफ्ट नहीं करेगा सीपीयू को, भले कितने भी हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस जो है रेडी क्यू में आ रहे हो। सेकंड कॉन्सेप्ट इज दिस कि अगर सपोज नॉन प्रीएम्प्टिव की बात है कि कोई आईओ इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, तो देन डेफिनेटली वो क्या करेगा, फॉर द टाइम बीइंग सीपीयू को क्या करेगा, लेफ्ट करेगा, और अपने आईओ इंटरप्ट जो भी उससे इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है वो अगर उसको अवेलेबल मिल जाएगी तो फिर वो वापस आ जाएगा, लेकिन दैट फॉर दैट टाइम वो उसको लेफ्ट करेगा। ये है नॉन प्रीएम्प्टिव की सिचुएशन। और प्रीएम्प्टिव की क्या सिचुएशन है कि एक कोई प्रोसेस उसने सीपीयू जो है उसको एलोकेट किया गया है, वो रनिंग मोड में है और इस दौरान कोई और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो वो क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा अपना जो रीसेंट प्रोसेस चल रहा है, जो रीसेंट रनिंग मोड वाला प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर देगा, उसको रिमूव कर देगा फ्रॉम सीपीयू, और नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो उसको लेके उसको एग्जीक्यूट करेगा। आप नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव की कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि आज मैं आपको एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगी तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो यूज होगा। आइए समझ के, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। देखिए आपके सामने सीपीयू शेड्यूलर है। सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस, सीपीयू शेड्यूलिंग कब टेक प्लेस और डिसीजन कब आते हैं, जब कोई प्रोसेस स्विच करता है फ्रॉम रनिंग टू वेट स्टेट, फ्रॉम रनिंग टू वेट स्टेट। सेकंड, when a process switches from running to ready state, when a process switches from waiting to ready state, and when a process terminates। अब मुझे बताएं जो आपकी फर्स्ट और फोर्थ कैटेगरी है वो किसमें अप्लाई कर रही है, नॉन प्रीएम्प्टिव में। किसमें लाई कर रही है, नॉन प्रीएम्प्टिव में। स्विचेस फ्रॉम रनिंग मोड में है आपका प्रोसेस, और कोई आईओ इंटरप्ट हुआ है तो उसने उसको क्या कर दिया, वेट स्टेट में डाल दिया है, तो ये किसमें आएगा, नॉन प्रीएम्प्टिव में। और फोर्थ नंबर पे आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स क्या है, ये भी किसमें लाई करता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में। और प्रीएम्प्टिव में लाई करते हैं आपके स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट और स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट। और ये चीज मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाई थी, इफ यू रिमेंबर, और मैंने आपसे क्यूरीज भी की थी, आपको याद है बेटा? रिस्पॉन्स करें, ऐसे नहीं क्लास नहीं हुई जाती ऑनलाइन क्लास में। रिस्पॉन्स आप अपना माइक ऑन करके मुझे रिस्पॉन्स करें, ऐसी क्लास नहीं ली जाती। क्या मैं बोलती हूँ आप चुप करके खामोश होकर सुनते रहे? मैं डेफिनेटली आपसे क्यूरीज करूंगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीकेकार भी पता है, आई थिंक सो। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में देखिएगा, अब वो आपको ये बता रहा है कि कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसपे जो है वो बेस्ट शेड्यूलिंग हो सकती है। कौन से क्राइटेरियाज हैं? सबसे पहले है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपने जो सीपीयू है उसको एज पॉसिबल क्या करें, बिजी रखें, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, राइट। वो कहता है कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है शेड्यूलिंग का वो ये है कि आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो। क्या मतलब है इसका? की मतलब है कि आपका सीपीयू मैक्सिमम बिजी हो। क्या हो आपका सीपीयू मैक्सिमम, क्या हो, बिजी हो। सेकंड क्राइटेरिया इज थ्रूपुट। अगर आपको याद हो तो मैंने थ्रूपुट के बारे में आपको बताया था कि थ्रूपुट का मतलब क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। अपने पर जो टाइम यूनिट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं हम उसको कहते हैं दैट इज थ्रूपुट। इसकी थ्रूपुट ज्यादा है, इसकी थ्रूपुट मैक्सिमाइज है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो टाइम यूनिट है उसके अंदर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा है आपका सीपीयू, राइट। हम कहते हैं कि इसकी थ्रूपुट क्या है, मैक्सिमाइज है। वो कहते हैं शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया में बेस्ट क्राइटेरिया की वो बात कर रहा है कि उसमें थ्रूपुट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। पर टाइम यूनिट में मैक्सिमम प्रोसेसेस को क्या होना चाहिए, कंप्लीट। दिस इज थ्रूपुट, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रूपुट। वो कहते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, आपकी थ्रूपुट मैक्सिमम हो। टर्न अराउंड टाइम की अगर मैं बात करूं, आपके जो प्रोसेस है उसकी सबमिशन और टर्मिनेशन के दरमियान का टाइम, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। मैं कल आपसे क्यूरीज करूंगी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जो मैं आज पढ़ा रही हूँ कल मैं आपसे क्या करूंगी, क्वेश्चंस करूंगी इसमें से। टर्न अराउंड टाइम,
टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब है कि वो टाइम सीपीयू का जो सबमिशन और टर्मिनेशन के दरमियान का टाइम है, वो कहते हैं इससे मिनिमम होना चाहिए। आप देखिए नीचे लिखा हुआ है मिनिमाइज। मिनिमाइज का क्या मतलब है? मिनिमम होना चाहिए आपका सबमिशन और टर्मिनेशन के दरमियान का टाइम, राइट। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का क्या मतलब है कि जब आपका रेडी क्यू में आपका जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है अपनी टर्न का, आपके रेडी क्यू में आपका प्रोसेस अपनी टर्न का वेट कर रहा है, वो कहते हैं वेटिंग टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। क्या शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है कि वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए कि आपके क्यू के अंदर प्रोसेसेस को कम से कम क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। दैट इज बेस्ट शेड्यूलिंग, हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम है या बेस्ट शेड्यूलिंग टेक्निक है। रिस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये सीन होता है, आगे मैं आपको एल्गोरिथम करवाऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड, वो कहता है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है? वो अमाउंट ऑफ टाइम है कि जब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होती है और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट के सबमिशन के बाद वो वेट कर रहा होता है अपने फर्स्ट रिस्पॉन्स का। सबमिशन और फर्स्ट रिस्पॉन्स के जो दरमियान का अमाउंट ऑफ टाइम है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। वो कहता है ये भी मिनिमम होना चाहिए। क्यों मिनिमम होना चाहिए? क्योंकि अगर वेट कम करेगा तो डेफिनेटली जो उसकी सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दीज आर सम सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होनी चाहिए, थ्रूपुट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, उसके अलावा आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। सबमिशन और टर्मिनेशन के दरमियान का टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आपका जो वेट का टाइम है, सम ऑफ टाइम वेटिंग इन रेडी क्यू, वो वाला टाइम जो आपका प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में स्टे कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम, इट इज आल्सो मिनिमम। और नेक्स्ट आपका वो क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स टाइम, कि उसका रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये रिस्पॉन्स टाइम क्या है, सबमिशन और फर्स्ट रिस्पॉन्स। आगे मैं आपको जब एल्गोरिथम करवाऊंगी तो फर्स्ट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं वहां पे समझाऊंगी कि दिस इज फर्स्ट रिस्पॉन्स। सबमिशन सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स, इसका जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो कहता है कि ये भी मिनिमम होना चाहिए। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट वन इज एक्सक्यूज मी फर्स्ट मैम। कम फर्स्ट। जी मैम ये रिस्पॉन्स टाइम मुझे समझ नहीं आया। मीन रिस्पॉन्स टाइम का ये मतलब है कि जब बेटा आपका जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में सबमिट होता है, राइट, रेडी क्यू में आता है, राइट, और उसके बाद सीपीयू की तरफ से उसको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिलता है। जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान कोई और हाई प्रायोरिटी जो है वो प्रोसेस आ जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अगर मैं प्रिएम्प्टिव की सिचुएशन को देखूं तो उसको क्या कर यस दिया जाता यस है, मैम, ऐसे सस्पेंड कर सस्पेंड दिया। कर देते हैं हाँ उसको जी, और उसको फर्स्ट सस्पेंड प्रायोरिटी वाले बिकॉज को ऑफ हाई एक्सेप्ट करते प्रायोरिटी, हैं। अनदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो सस्पेंड हो जाता है तो आपका ये वाला प्रोसेस वेट मोड में चला जाता है। उसके बाद जब वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो दोबारा वो इसको पिक करता है, राइट, दैट इज अ सेकंड रिस्पॉन्स। यू गेट माई पॉइंट, दैट इज सेकंड रिस्पॉन्स। यस मैम, आपका ठीक है। प्रोसेस आया, आपका प्रोसेस सबमिट हुआ, उसको फर्स्ट रिस्पांस मिला, वो एग्जीक्यूशन मोड में है, इस दौरान कोई और प्रोसेस आता है, इंटरप्ट अकर हो गया, इसको उन्होंने टेम्परेली क्या किया, सीपीयू ने सस्पेंड कर दिया, राइट, ये टेम्परेली यस सस्पेंड मैम। हुआ। जब अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कंप्लीट हो गया देन इसको दोबारा वो पिक जब करता है ना, दैट इज अ सेकंड रिस्पांस। अब रिस्पांस टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम सबमिशन जब होती है, सबमिशन के बाद जो वेरी फर्स्ट टाइम रिस्पांस होता है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम, और वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, राइट। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। आप थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे क्योंकि ये आपकी बहुत ही इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, खासतौर पे जो एसजीएफ है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन उसमें बार बार प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बार बार समझाया, क्लास में भी आपको समझाया और दोबारा यहाँ पे भी मैंने एक रिकैप दिया है, इस वजह से दिया क्योंकि फ्रेश आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं तो आपका ये एक बार कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। चले इसमें देखिएगा। अच्छा, ये कुछ एल्गोरिथम्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट सर्व है आपका शॉर्टेस्ट जॉब क्यू है। अच्छा, मेरी आपसे क्यूरी है कि कौन से डेटाबेस के थ्रू जो है वो आपके प्रोसेसेस मेंटेन होते हैं। कोई बच्चा मुझे आंसर, बच्ची कर सकती है, कैन यू आंसर मी, एनीवन? I'm talking about database. Which database we use for maintaining your processes? Anyone?
शुक्र मानो तुम लोग क्लास में नहीं हो। जी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस? कौन सा डेटाबेस आपने कहा? डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर. क्यूज। Which data structure we use in for maintaining our processes? क्यूज। Good. Q. First come, first serve. First come, first serve. Right? चले. मैम आपने डरा दिया था डेटाबेस बोल। डेटाबेस में हाँ डेटा स्ट्रक्चर का है जी. मैं डेटा स्ट्रक्चर पूछना चाह रही थी. मैंने अपनी क्यूरीज में लिखी हुई है कि मैं आपसे ना सेशन के दौरान ये क्यूरीज करूंगी, तो मेरे मुंह से डेटाबेस निकल गया. चले. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी एंड राउंड रोबिन. राइट? इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने कि जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे थोड़ा सा वेल बिफोर टाइम है, लेकिन मैंने फिर भी इसको स्लाइड में डाल दिया है. आगे जाके मैं आपको प्रोग्राम्स करवाऊंगी. तो ये अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मतलब प्रोसेस को C++ में प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप एक क्लास बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स ये वाले बनाएंगे. ये थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आगे जाके जब आप प्रोग्राम करें तो आपको दिक्कत ना हो. राइट? क्लास इस नेम की आपने बनानी है. ये तमाम अपने एट्रीब्यूट्स चूज करने हैं जिसमें जो है वो डिफरेंट टोटल वेटिंग टाइम, एवरेज टाइम, स्टोर टाइम, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, इसके लिए तमाम ये आप एट्रीब्यूट सेट करेंगे. एन रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ प्रोसेसेस को. उसके अलावा जो है वो कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इसके अंदर फंक्शंस हैं. गेट डेटा का फंक्शन है, FCFS का फंक्शन है, SGF का है. तो ये मैंने 2 स्लाइड्स इस वजह से ऐड की थी कि आगे जाके जब आप प्रोग्राम्स करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. और मैं आपको खुद ही ये प्रोग्राम्स दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2 स्लाइड्स ऐड की हैं ताकि जब हम ये एल्गोरिथम्स पढ़ लेंगे तो फिर एंड में हम इसकी क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, प्रोग्राम्स. राइट? चले. अब हम सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को पढ़ते हैं. बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. आपके सामने एक स्क्रीन पे आपको टेबल नजर आ रही होगी. एक साइड पे आपको प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं और एक साइड पे क्या नजर आ रहा है, बर्स्ट टाइम. एक साइड पे क्या है, प्रोसेसेस, और एक साइड पे क्या है, बर्स्ट टाइम. अब इसमें क्या सीन है? अच्छा आपको एक बात बताऊं, जब भी हम लोग CPU की एग्जीक्यूशन जो है वो दिखाएंगे, उसके लिए हम एक गैंट चार्ट मेंटेन करते हैं. क्या करते हैं? शेड्यूल के लिए क्या करते हैं, एक गैंट चार्ट मेंटेन करते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा. राइट? P1 is a process. 20. What is 24? Can you tell me what is 24? Burst time 24. What is burst time? मैम जब कोई प्रोसेस एंटर होता है जॉब क्यू से लेकर जब तक वो एग्जिट नहीं कर जाता CPU से, वो उसका बर्स्ट टाइम होता है. वेरी गुड. दैट इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम. हम इसको मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज में आपको बताया था. दैट इज आल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम. दैट इज आल्सो कॉल्ड रनिंग टाइम. राइट? मैंने अपने Yes, लास्ट अपने लेक्चर में आपको ये बताया था कि इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रनिंग टाइम. राइट? आपके सामने एक टेबल है, 3 प्रोसेसेस खड़े हुए हैं आपके क्यू में. राइट? P1 में P1 है, P2 है, P3 है. बर्स्ट टाइम फर्स्ट है वो 24 है. सेकंड का बर्स्ट टाइम क्या है, 3 है. और थर्ड का बर्स्ट टाइम क्या है, 3. राइट? इसका हम गैंट चार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया P1 से. आपने देखा इसकी जो थीम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. इसकी थीम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. P1 सबसे पहले आपके वो कहते हैं कि सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन दिस ऑर्डर. किस ऑर्डर में प्रोसेसेस आए हैं? सबसे पहले P1 आया है, फिर P2 आया है आपके, और फिर P3. तो हम सबसे पहले आपका CPU के टाइम एलोकेट करेंगे किसको, P1 को. टाइम स्टार्ट होगा 0 से और कहां तक जाएगा, 24 तक. 24 इज द बर्स्ट टाइम. टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, टोटल रनिंग टाइम. राइट? यहाँ पे आके 24 पे आके आपका P1 जो है वो क्या करेगा, लीव कर देगा, लेफ्ट कर देगा आपके CPU को. उसके बाद देखिए सेकंड कौन सा आपका प्रोसेस आया था, दैट इज P2. P2 का बर्स्ट टाइम क्या था, 3. P2 का बर्स्ट टाइम क्या था, 3. इसके बाद यहाँ से 24 से ही P2 जो है वो आपके CPU ने इसको लिया, उसका टाइम यूनिट क्या, उस टाइम टाइम यूनिट क्या था, 24. उसने उसमें इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3. इसका बर्स्ट टाइम कितना है P2 का, 3. 24 में कितना ऐड हुआ, 3. तो क्या हो गया, 27. CPU का जो टाइम यूनिट है वो क्या हो गया,
27 पे जैसे आएगा 3 जो है वो टाइम यूनिट जो है वो बर्स्ट टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया P2 का। P2 भी सस्पेंडेड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपके सीपीयू को क्या करेगा, लेफ्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा क्यू में खड़ा था, P3 का बर्स्ट टाइम क्या था 3। उसके बाद 3 जो है वो 24 से क्या होएगा 27 पॉइंट पे, जब आपका सीपीयू का टाइम यूनिट क्या है 27 है, तो इस पे आपका P3 जो है ना वो क्या होगा, मत आया यहाँ पे, चलें बस ठीक है। P3 जो है वो प्रोसेस 3 जो है वो उसको हम एलोकेट करेंगे आपके सीपीयू का टाइम स्लॉट। 27 से जो है वो स्टार्ट होगा, इसका बर्स्ट टाइम क्या था 3। 27 में कितने टाइम यूनिट ऐड होंगे 3, टोटल हो गए हमारे पास 30। जैसे ही 30 पे टाइम यूनिट पे आएगा आपका P3 भी अपना टोटल बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके, एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट करके और आपके सीपीयू को क्या कर देगा, लेफ्ट करेगा और रिमूव हो जाएगा, राइट। ये आपका है गैंट चार्ट। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, बर्स्ट टाइम 24 है, 3 है और 3 है। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है 30। अगर मैं गैंट चार्ट देखती हूँ, आपके सीपीयू का जो टाइम यूनिट देखती हूँ, दैट इज आल्सो 30। इसका क्या मतलब है, आप जरा इसको ऐड कीजिएगा मलाइका। 24 + 3 क्या होता है 30 and this time is also 30. This Gantt chart represent the CPU cycle. This Gantt chart represent the CPU execution cycle, right? You get my point? ये Yes, आपका ma'am. Gantt chart क्या कर रहा है, आपके साइकिल को, सीपीयू के साइकिल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका भी टोटल 30 टाइम यूनिट में आपका P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस क्या हुए, एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हुए। अगर मैं यहाँ पे बर्स्ट टाइम देखती हूँ तो वो भी 30 है। इसका ये मतलब है बेटा कि हमारा जो सीपीयू है वो नॉट इवन 1 मिली सेकेंड भी आइडल कंडीशन में रहा है। जितना बर्स्ट टाइम था प्रोसेसेस का, उतना ही आपका जो है वो गैंट चार्ट, आपके जो सीपीयू का टाइम है वो उसके क्या है, इक्वल है। इट रिप्रेजेंट दिस दैट के कोई भी जो है वो सीपीयू आपका 1 मिली सेकेंड के लिए भी आइडल कंडीशन में नहीं बैठा। यू गेट माई पॉइंट। आगे चलते हैं, वो कहता है वेटिंग टाइम फॉर P1 का वेटिंग टाइम कोई नहीं है। जैसे ही P1 जॉब क्यू में आया तो उसने फौरन ही टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, वो जैसे आया तो उसको सीपीयू के टाइम स्लॉट जो है वो सीपीयू एलोकेट कर दिया गया, राइट। उसके बाद अगर हम P2 का वेटिंग टाइम में देखते हो तो P2 का है 24। P2 ने 24 अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो वेट किया, किसके लिए, अपनी टर्न के लिए, राइट। उसके बाद P3 ने 27 जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो अपनी टर्न के लिए क्या किया, वेट किया। और उसके बाद फिर 30 पे जब आया तो P3 भी आपका सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, नॉट सस्पेंड, टर्मिनेट हो गया। तो अगर मैं इनका एवरेज टाइम निकालती हूँ तो मेरे पास आता है 17। आई थिंक 17 इज नॉट गुड एवरेज टाइम। ये ज्यादा टाइम में तीन प्रोसेसेस को जो है वो क्या करे, आपके जो ये प्रोसेसेस है उन्होंने ज्यादा जो है वो वेट किया है। आइए समझ के नहीं, दिस इज फर्स्ट एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑफ योर सीपीयू शेड्यूलिंग। अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलती हूँ। इसमें अगर कोई क्यूरी है तो मुझे बताइएगा, कहीं से अगर समझ नहीं आई तो एक बार रिपीट कर लूं इसको। अगर आप इसकी समझ नो मैम समझ आ गई है। ये जो एवरेज वेटिंग टाइम आप कह रही है 17 है, ये ज्यादा है। तो हाँ मतलब ज्यादा है, एवरेज वेटिंग टाइम ये ज्यादा है, क्योंकि मैंने आगे के न्यूमेरिकल्स देखे हैं, उसमें कुछ और ट्रिक्स यूज हुए हैं, तो उसमें टाइम कम है, वो भी आप भी देख लेंगे, ठीक है। ओके ठीक। तो मैं नहीं समझती कि दिस इज गुड एवरेज टाइम। आगे देखिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमने अपनी जो है वो फंडा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया हमने, कि हमने जो आपके प्रोसेसेस का अराइवल है ना, उनकी हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। P2 को पहले ले आए, P3 को बाद में ले आए, P1 को उसके बाद ले आए। जरा देखिएगा यहाँ पे, सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में किस ऑर्डर में अराइव हुआ है, P2 सबसे पहले, उसके बाद P3 और उसके बाद P1। अगर मैं पीछे देखती हूँ तो मैंने P1 को पहले लिया था, P2 को बाद में और P3, राइट। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो टोन चेंज की है। इसमें मैंने P2 को पहले लिया है, P3 को बाद में और P1 को उसके बाद। इट मींस के फर्स्ट कम
P2 हुआ तो मैंने पहले सर्व भी इसी को करना है। 0 से टाइम स्टार्ट हुआ, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। इसका जो है वो बर्स्ट टाइम क्या था? इसका बर्स्ट टाइम था 3 टाइम यूनिट पे आके ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। इसने अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में दूसरा कौन सा खड़ा हुआ है? P3। सेकंड कौन से नंबर पे आया आपके रेडी क्यू में? दैट इज P3। P3 को मैंने लिया, P3 का बर्स्ट टाइम क्या था? दैट इज 3। उसके बाद उसको मैंने ऐड किया तो हमारे पास 6 यूनिट ऑफ टाइम पे क्या हुआ? आपका P3 भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। और बिल्कुल लास्ट में आपका रह गया P1। P1 का टाइम यूनिट कितना था? 24 को मैंने इसमें P1 को हमने इसमें CPU एलोकेट किया और इस P1 ने भी अपना पूरा टाइम 24 टाइम यूनिट कंप्लीट किया और 30 पे आके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब जरा इसका वेट टाइम देखिएगा। अगर मैं P1 का वेट टाइम देखती हूँ तो मुझे 6 नजर आता है। अगर मैं P2 का वेट टाइम देखती हूँ तो मुझे 0 नजर आता है। और अगर मैं P3 का वेट टाइम देखती हूँ तो मुझे 3 नजर आता है। एवरेज वेटिंग टाइम अगर मैं देखूं तो that is 3. I think this is much better than previous case. Anyone? मैम ये हमने इसको P2 को पहले किस तरह लिया और P3 को बाद में P1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था ना, उसमें तो पहले P1 आया था। या यहाँ पे देखें, बात सुने, मेरी बात सुने। इस यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जो क्यू में पहले P1 आया, P2 आया और फिर P3 आया। यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने P2 प्रोसेस को पहले लिया। आपके जॉब क्यू में P2 प्रोसेस पहले आया। सपोज कर रहे हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है ऊपर? सपोज। क्या लिखा हुआ है? सपोज। इसका आउटकम भी मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं सपोज ये करें कि आपके जो किस ऑर्डर में जो है अराइवल आती है कि P2 पहले आता है, P3 बाद में आता है और P1 प्रोसेस 1 बाद एंड में आता है। तो हमारे पास टाइम, वेटिंग टाइम क्या आया? 3। अब मैं आपको इसकी रीजन बताऊं। हमने क्या सीखा इन दोनों को, एल्गोरिथम्स को पढ़ने के बाद हमने ये चीज लर्न की कि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मैक्सिमम ज्यादा बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस आते हैं तो हमारा वेटिंग टाइम भी ज्यादा होता है। और अगर आपके जॉब क्यू में, आपके रेडी क्यू में कम वाले जो है प्रोसेस, कम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होते हैं तो आपका वेटिंग, एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है। अब बात समझ आई है कि नहीं? यस, आ गई। अगर तो बर्स्ट टाइम आपका ज्यादा होएगा फर्स्ट कम वाले में, यानी कि वेरी फर्स्ट में बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा तो आपकी अदर प्रोसेसेस को ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा। तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या करेगा? मैक्सिमाइज होगा कि नहीं होगा? और हमने क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। अगर मैं आपको पीछे की अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करके आपको दिखाऊं तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो वेटिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। 17 इज नॉट गुड फिगर, राइट? बट अगर मैं मिनिमम स्मॉल नंबर ऑफ बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाती हूँ अपने CPU से, तो उनको मैं अपना CPU एलोकेट करती हूँ स्मॉल नंबर ऑफ जो है वो प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाती हूँ, तो मेरा जो है वो वेट टाइम, जो एवरेज वेट टाइम है वो कम होगा क्योंकि कम प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा। आइए समझ के नहीं? अब मैम ये 30 तो मुझे बताएं। मैम ये 30 कैसे आएगा? ये जो इधर 30 लिखा हुआ है ये 30 ऐसे आया है, मेरी बात सुने। P1 है, P2 की वैल्यू थी 3, 0 से 3 ऊपर देखें इस टेबल में वैल्यू क्या थी? 3 और P1 की 24। ये आपका P2 0 से स्टार्ट हुआ, 3 पे टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम क्या था? 3। अब P3 का जो है बर्स्ट टाइम क्या था? 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6 मैम। और P1 का बर्स्ट टाइम क्या था? 24। 6 प्लस 24 इज 30। यस मैम, ठीक है, आगे समझ। क्लियर है? इसमें कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे पूछना है। जी पूछना है। बोले बेटा, बोले, बताने के लिए तो बैठे हैं। जी बताएं, पूछे। एवरेज टाइम है मैम, ये जो एवरेज टाइम है मुझे इसके हवाले से पूछना था। मैम हमने जो पहले केस अप्लाई आपने किया था जिसमें पहला जो है P1 जो है ज्यादा टाइम ले रहा है, P2 और P3 जो है वो उससे कम ले रहे हैं टाइम लेकिन इक्वल ले रहे हैं।
मैम इसमें तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों को सेम एवरेज टाइम मिल रहा है, लेकिन मैम अगर हमारा P2 और जो P3 है उनका जो टाइम है उनका टाइम भी डिफरेंट है। लेट्स सपोज P2 का अगर 15 है और P3 का 3 है टाइम, तो मैम इन दोनों का जो एवरेज वेटिंग टाइम है ये दोनों तो डिफरेंट होंगे ना, फिर इसके अकॉर्डिंग तो फिर सेम वेटिंग टाइम नहीं ना आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। नहीं सेम नहीं आएगा डेफिनेटली। आपके ये क्वेश्चन जो मुझे आपकी बात की समझ आ गई, आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेम है तो इस वजह से एवरेज टाइम इसमें हमारा कम आया है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश किया वो ये है कि फर्स्ट सर्व में अगर आप मैक्सिमम बर्स्ट टाइम वाले या ज्यादा बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस को पहले सीपीयू एलोकेट करते हैं तो आपके बाकी तमाम प्रोसेसेस को वेट ज्यादा करना पड़ता है, उनका एवरेज वेट टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आप देखिए P1 24 बर्स्ट टाइम था, आपका P2 P3 कितनी देर से वेट कर रहा है, 27, उसका वेट टाइम क्या है 27। अगर मैं दूसरी स्क्रीन आपको दिखाऊं तो इसमें क्या सीन है, इसमें देखिएगा इसमें क्या सीन है कि आपका P2 एग्जीक्यूट हुआ तो आपके P1 ने कितना वेट किया, जस्ट 6 अमाउंट ऑफ टाइम, यस राइट, कितना उसने सिर्फ जस्ट 6। लेकिन अच्छा इसमें आपको मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करती जाऊं कि ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर किया समझाने के लिए। अभी जब ये मेरी क्लास क्लोज हो जाएगी तो मलाइका के साथ मेरी 10-15 मिनट की मैं बात करूंगी उनसे, मैं आपको ऐसी डिफरेंट वैल्यूज के साथ जो है वो एज असाइनमेंट जो है वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी जो आप उनको गैंट चार्ट बनाएंगे। आइए समझ के आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ना ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि एवरेज टाइम किस तरीके से कौन सा बेटर है कौन सा वर्स्ट है, कौन सी ट्रिक ऐसी है कि जिससे हमारा एवरेज जो वेटिंग टाइम है वो कम होगा। लेकिन फोकस क्या है, सीपीयू क्राइटेरिया का क्या था कि आपका वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम। आइए समझ के नहीं आगे चले, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरफ। मैम एक्सक्यूज मी मैम जी मैम, एवरेज जोन टाइम है हमारे पास कोई लिमिट होती है कि मैक्सिमम इतने टाइम तक हमारी वैल्यू का आंसर आना चाहिए, जैसे 3 है तो वो बेस्ट केस हम कह सकते हैं कि अच्छी इसकी एवरेज टाइम निकला है और 17 अच्छा मेरी बात सुनो, देखिए बात सुने, एवरेज टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे देखिए अभी आपने मुझसे एक क्यूरी की कि मिस आप कैसे कह रही हैं, अभी किसी बच्ची ने कहा कि 17 इज नॉट गुड टाइम, तो वो एक ज्यादा फिगर है तो मुझे इस वजह से लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन जब मैंने दूसरा ट्रिक किया तो उसमें देखिए मेरे पास सिर्फ 3 वेटिंग टाइम आया है। मिनिमम और मैक्सिमम का कम का जो है वो कॉन्सेप्ट है, बट देयर इज नो लिमिट्स। आप मिनिमम की तरह 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फिर डेफिनेटली आपके प्रोसेसेस भी कम होंगे, उनका बर्स्ट टाइम भी कम होगा। आइए समझ के नहीं, अब इतना कम भी मिनिमम के नहीं हो सकते क्योंकि आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट उनको कर रहा है, उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली इतना कम मिनिमम जो वेटिंग टाइम है वो नहीं आ सकता। मैम हम स्टार्टिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, कभी वो हमें ऐसा कह सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग ही 2 से करनी है या 5 से करनी है, ऐसा कभी हो सकता है? आपका ये आगे जाके जो हम एल्गोरिथम्स करेंगे ना उसमें हमें अराइवल टाइम वो देंगे। स्टार्ट हमेशा 0 से ही होता है बेटा, फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट आपका जो होगा ना प्रोसेस, देखिए आपका सीपीयू जब स्टार्ट अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो स्टार्ट 0 से करेगा, 0 से करेगा। हाँ, आगे कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स ऐसे हैं जिसमें वो अराइवल टाइम दे देते हैं, उसमें भी वो अराइवल टाइम 0 ही देते हैं जरूर, किसी ना किसी प्रोसेस का आगे आज अभी हम आगे पढ़ेंगे, किसी ना किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू मैम। यस मैम। मैं आपको ना 3-4 न्यूमेरिकल्स देती हूँ, मैंने वो सेट किए हुए हैं, तो आप उनको जब करेंगे तो आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी। चले ओके मैम। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉर्मल। सेकंड हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने पढ़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो बहुत इजी था, जो पहले आएगा और उसको पहले क्या किया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा, राइट। उसमें हमने वेटिंग टाइम निकाला, एवरेज टाइम निकाला। अब हमारे पास सेकंड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका क्या मतलब है, नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होगा वो जॉब। जी जी यस मैम, मैं भी बता रही थी। नो मैम। जी जी बोले, क्या बता रही थी? देखिए आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, मुझे ना गूंगे बच्चे नहीं चाहिए। आप मेरे से पूछा था ना कि ये करेंगे, पढ़ाने का फायदा क्या है?
मैम अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि इससे आपको क्या मतलब हेडिंग से समझ आ रही है, ये वो बता रही हैं कि पता चल रहा है कि शॉर्टेस्ट वे से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जिसकी बर्स्ट टाइम, जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उस जॉब को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा है ये कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एक तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल मेंशन किया कि एक नॉर्मल जो है मतलब सीन है। एक सीन ऐसे होगा कि जिसमें हम प्रीएम्प्टिव को इन्वॉल्व करेंगे, एक ऐसा सेकंड एक होगा जिसमें हम नॉन प्रीएम्प्टिव को इन्वॉल्व करेंगे। आइए समझ के नहीं, ये इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रीएम्प्टिव, ये देखिएगा प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव जो है एसजीएफ हम देखेंगे। आइए समझ के नहीं, फिर इसमें प्योरली कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जो भी मैंने आपको बताया नॉन प्रीएम्प्टिव का, और प्रीएम्प्टिव के कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है ना। पहले हम सबसे पहले एसजीएफ नॉर्मल थीम देखते हैं। नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा, हम उसको हमारा सीपीयू जो है वो उसको क्या करेगा, एलोकेट करेंगे हम अपने उस प्रोसेस को। इसका गैंट चार्ट देखिएगा, आपके सामने एक टेबल है। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 7, P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 7 है, P2 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 3 और P3 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 4। अब मुझे बताएं कि इसमें से मिनिमम कौन सा है, दैट इज 3, P2 मैम, दैट इज 3। अब स्टार्ट P2, तो हम सबसे पहले किसको करेंगे, P2 को। आपके सीपीयू किसको एलोकेट किया जाएगा, P2 को। स्टार्ट कहाँ से होगा, टाइम किससे होगा, किस टाइम से होगा, यूनिट से, 0 से। कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, और जैसे 3 पे पहुंचेगा आपका P2 क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखें 7 और 4, इसमें से मिनिमम कौन सी है, दैट इज 4, P3। उसके बाद P3 एंटरटेन होगा, उसको सीपीयू का टाइम स्टार्ट दिया जाएगा, तो 7 पे आके क्या होगा, आपका P3 भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके, अपना टाइम बस टाइम कंप्लीट करके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट में आपका है P1। P1 का टाइम क्या है, 7 to 7, 7 + 7 क्या हो गया, 14। 14 पे 14 अमाउंट ऑफ टाइम पे आपका P1 भी आपके सीपीयू को रिलीज कर देगा। बात समझ आई कि बहुत सिंपल है। और Yes, एवरेज ma'am. टाइम आपके सामने है। P2 ने कितनी देर वेट किया, 0 यूनिट ऑफ टाइम। P3 ने कितने Yes, ma'am. किया, 3। आपके 3. P1 ने कितने टाइम, 4. मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज 7। P1 ने कितनी देर वेट किया, वेटिंग टाइम क्या था P1 का, दैट इज 7, राइट, डिवाइडेड बाय 3 करके, और इसका जो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम है दैट इज 3.33, राइट। बेस्ट है, नो मैम, अच्छा इसका तो बेस्ट है, पिछले वाले को इसका नहीं बेस्ट है। कंसीडर अच्छा करें। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल बाकी में बेस्ट है। अभी हम पीछे क्या डिस्कस कर रहे थे, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि बेटा जिसका अराइवल टाइम मिनिमम होगा, वेटिंग टाइम भी मिनिमम होगा, उन्होंने एसजीएफ खड़ा कर दिया। पहले कौन सा एल्गोरिथम आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ये बात डिराइव हुई कि जो शॉर्टेज, जो मिनिमम वैल्यू वाले प्रोसेसेस पहले अगर उनको सीपीयू पहले एलोकेट कर दिया जाता है तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। ये वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। एसजीएफ में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर आपसे मिनिमम वैल्यू वाले, मिनिमम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को आप पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने सीपीयू से, तो आपके ओवरऑल प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। आइए समझ के नहीं, यस मैम आ गई। अच्छा यस यहाँ मैम आ पे ना, गई है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने आगे जो है वो एसजीएफ जो है प्रीएम्प्टिव भी दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल, और नॉन प्रीएम्प्टिव का भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको ये नजर आ रहे होंगे। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको, मैंने एक और वर्ड की फाइल में एक बहुत ही डिटेल जो है वो उसमें इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाले को, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव को जो है वो वहाँ पे मैंने, मुझे एक मटेरियल बड़ा अच्छा लगा तो मैंने वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार की है, वर्ड की फाइल है, तो मैं उसको ओपन करने लगी हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या सीन है। ठीक है, मेरी बात समझ आई है कि नहीं? यस मैम आ गई। यस मैम। इस टाइम मलिका कितने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 38। अच्छा चले, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा है, एक वर्ड की फाइल है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखा हुआ है उस पे। यस मैम आ रही है।
मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं? यस मैम आ रही जी। अच्छा, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में पहले तो हमने सिंपल शॉर्टेज जॉब हमने पहले सीपीयू एलोकेट किया, जो बड़ी वैल्यूज थी उनको बाद में, और ओवरऑल हमने ये भी देखा कि जब हमने उसकी एवरेज को कैलकुलेट किया तो क्या हुआ, हमारे पास टाइम क्या हुआ, मिनिमम। हम अपने शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, उसका क्या था, मिनिमम था। अब इसी सीन में हम थोड़ा सा अपना फंडा चेंज करते हैं। हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड करते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव का। नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है मैम? जब या कोई तक वो बताएगा? अपना नॉन प्रोसेस प्रीएम्प्टिव कंप्लीट का, नहीं कर लेगा वो तब तक टर्मिनेट नहीं होगा। वेरी गुड। आपको एक बार फिर बता रही हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैंने क्लास में भी कई बार बताया, अभी मैंने इस लेक्चर में भी बार बार बताया, इसको बिल्कुल आपने ना जो अच्छे से समझ लेना है। नॉन प्रीएम्प्टिव में दोबारा बता रही हूँ, जब कोई एक प्रोसेस एलोकेट किया जाता है, उसको सीपीयू एलोकेट किया जाता है, वो प्रोसेस अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करता है अनटिल अनलेस के उसको कोई आयो इंटरप्ट नहीं आती। अगर आयो इंटरप्ट हो जाए तो फिर तो वो वेट में चला जाता है, अदरवाइज अपने टर्मिनेशन तक आपके सीपीयू को लेफ्ट नहीं करता। आइए बात की समझ गए, दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव, बार बार बता रही हूँ। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ उसमें यही कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, ठीक है ना, कि क्या सीन है कि आप जब कोई प्रोसेस एलोकेट को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है, वो प्रोसेस उसको नहीं छोड़ता अनटिल अनलेस के उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है ना। अब ये देखिएगा नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ में वो कहते हैं, इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग once the CPU cycle is allocated to process, once the CPU cycle is allocated to process, the process holds it till it reaches a waiting state or terminated। या तो वो फिर अपनी वेटिंग स्टेट का जो है तक नहीं पहुंचता, यानी कि कोई आयो इंटरप्ट ना हो उसकी वजह से वो वेट में चला जाए, या फिर वो अपनी टर्मिनेशन तक होल्ड करके रखता है, किसको, सीपीयू को। दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर नॉन प्रीएम्प्टिव, डोंट फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक टेबल है, प्रोसेस क्यू आपके पास रेडी क्यू खड़ा हुआ है, P1, P2, P3, P4 एंड P5, राइट। बर्स्ट टाइम आपको नजर आ रहे हैं 6 गौर से देखिएगा और मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने इस वजह से ये वाली आपके साथ शेयर की और ये किया ताकि आपको समझ ज्यादा आए, मैं एक एक स्टेप को आपके साथ साथ समझाऊं, इस वजह से मैंने ये वर्ड की फाइल में ये नोट्स मेंटेन किए हैं। बर्स्ट टाइम आपका है 6, P1 का, P2 का 2 है, P3 का 8 है, P4 का 3 है और P5 का 4 है। अराइवल टाइम देखिएगा, आपका अराइवल टाइम का क्या मतलब है कि आपके जॉब क्यू में सबसे पहले आया P4। 0 का क्या मतलब है, आपके जॉब क्यू में सबसे पहले आया P4। 1 का क्या मतलब है, आपके जॉब क्यू में उसके बाद आया P3। 2 का क्या मतलब है अराइवल टाइम, उसके बाद P1, सबसे पहले P4 आया आपके जॉब क्यू में, सॉरी रेडी क्यू में, सॉरी आपके रेडी क्यू में सबसे पहले P4 आया, फिर आपके रेडी क्यू में P3 आया क्योंकि उसका अराइवल टाइम 1 है, 1 के बाद 2, उसके बाद P1 आया, 2 के बाद आपके पास आया 4, उसके बाद P5 आया और उसके बाद एंड में आया कौन सा, P2, प्रोसेस 2 आया आपके क्यू में, रेडी क्यू में। इस जहां तक बात समझ आती है कि नहीं? यस मैम आ गई। अच्छा, अब वो कहता है कि स्टेप 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। P4 अराइव्स एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। सबसे पहले आपके जॉब क्यू में रेडी क्यू में कौन सा आया प्रोसेस, P4, उसका अराइवल टाइम क्या था, 0 था। उसने सबसे पहले इसी को ही आपका सीपीयू क्या किया, एलोकेट किया, ठीक हो गया, एलोकेट किया P4 को। इसको आप एक बार पढ़े, और उसने क्या मेंशन किया हुआ है, P4 चला के एट टाइम 1 प्रोसेस P3 अराइव्स। इसका क्या मतलब है कि जब आपके सीपीयू का टाइम क्या हुआ, 0 से क्या हुआ, 1, आपके सीपीयू का जो साइकिल है वो 0 से क्या पे टाइम अमाउंट किस पे आया, 1 पे आया, तो उस टाइम कौन से प्रोसेस ने अराइव किया आपके रेडी क्यू में, P3। यू गेट माय पॉइंट, मैंने आपको 1 सेकंड इस वजह से दिया ताकि आप इसको गौर से देख लो।
आइए समझ के नहीं? यस मैम। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए स्टेप 2 की तरफ। एट टाइम 2, टाइम 2 के टाइम क्या कंडीशन? टाइम 2 के टाइम वो कहता है प्रोसेस 1 अराइव्स एंड इज एडेड टू द वेटिंग क्यू। कहां पे ऐड हो गया आपका? वेटिंग क्यू में। एंड P4 विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। P4 अपनी एग्जीक्यूशन क्या कर रहा है? कंटिन्यू किया हुआ है उसने। उसके बाद रिपीट कर दे P3 के बाद, जी क्या कह रही हैं मैम? रिपीट कर दे पीछे से, रिपीट कर दे पीछे से। जी जी, उसमें मैं आपको देखिए आपका जब स्टार्ट हुआ कहां से? P4 से स्टार्ट हुआ, P4 से स्टार्ट हुआ, जीरो से आपका सीपीयू का जो साइकिल है वो स्टार्ट हुआ। जैसे 1 पे आया तो उसी टाइम आपका जो P3 है, कौन सा प्रोसेस है? P3 है, वो आपके कहां पे आया? क्यू में। ये 1 लिखा हुआ है कि नहीं? अराइवल टाइम जब 1 था तो कौन सा आपका प्रोसेस आया है आपके क्यू में? वेटिंग क्यू में कौन सा प्रोसेस आया? P3। ये जो ये वाली साइड है ना, ये वो प्रोसेसेस हैं जो इस टाइम स्पेन में अराइव कर रहे हैं। अब समझ आ रही है कि नहीं? मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ उसके ऊपर। यस मैम। ये जो प्रोसेसेस है ना, ये जब आपके ये जो सीपीयू का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में ये प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में अराइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके रेडी क्यू में अराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब टाइम क्या हुआ है? 2 हुआ है, तो P3 के साथ P1 भी आपके किस में आ गया है? वेटिंग क्यू में। P3 के साथ कौन सा आ गया है? P1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब हम आए हैं अभी आपका P4 ही एग्जीक्यूट हो रहा है। जब हम आए हैं 3 पे, P4 का क्या था एग्जीक्यूशन टाइम? बर्स्ट टाइम क्या था? P4 का बर्स्ट टाइम बेटा 3 था। कौन सा टाइम था? 3। जैसे ही 3 पे आया तो आपके P4 क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। उसने अपना बर्स्ट टाइम क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। इधर से P4 ने अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट किया और उधर से आपके वेटिंग क्यू में 2 प्रोसेसेस आ गए, P1 और P3। कौन से प्रोसेसेस आ गए? P1 और P3। प्रोसेस आ गए P1 और P3। अब हमने ये देखना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। कौन सा एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं? मिनिमम वाला देखेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। मिनिमम होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसके बाद हम उसको लेंगे। अब हमारे पास 2 खड़े हैं, P3 और P1, राइट? और इधर से हमारे पास हमारा P4 जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब हमारा सीपीयू वेट कर रहा है नेक्स्ट के लिए, तो हम किसको ऐड करेंगे? P1 को। किसको ऐड करेंगे? P1 को। क्यों P1 को हम ऐड करेंगे? क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम 6 है और उसका बर्स्ट P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? 8 है। तो हम किसको वाले लेंगे? किसको लेंगे? शॉर्टेस्ट को लेंगे ना। किसको लेंगे? शॉर्टेस्ट को लेंगे। तो P1 हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट है। अब यहाँ पे ये सीन देखिए, आपका सीपीयू का जब टाइम अमाउंट 4 हुआ उस टाइम आपके क्यू में, वेटिंग क्यू में एक और प्रोसेस भी आ गया, P3 एंड P5। अब 2 खड़े हैं। कौन से हैं? P3 एंड P5, राइट? अब P1 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। P1 क्या कर रहा है? अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। P1 ने अपना टाइम स्पेन कंप्लीट किया। यहाँ पे देखें, जब तक कि P1 अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करता है तब तक रेडी क्यू में P3, P5 और P2 आ चुके हैं। तब तक रेडी क्यू में क्या आ चुके हैं? P3, P5 और P2। और यहाँ पे अब P4 भी हमारा टर्मिनेट हो गया और P1 भी क्या हो गया? अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। P1 का बर्स्ट टाइम क्या था? 6। क्या था? ये देखिए 3 + 9 क्या होता है? 6। बेटा ऊपर टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेंशन है। आइए समझ के नहीं? हाँ, 3 + 6 9, राइट। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप P3, P5 और P2 में सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? तो किसकी आ रही है मिनिमम वैल्यू? P2 की। किसकी वैल्यू आ रही है? P2 की। अब P2 अपनी एग्जीक्यूशन मोड में चला गया, रनिंग मोड में चला गया, तो हमारे पास खड़े हुए हैं P3 और P5, राइट? अब मुझे बताएं, आप में से कोई मुझे बताए कि P2 की क्या वैल्यू? ऊपर से टेबल नहीं देख रही, तो मैं दिखा भी नहीं रही। बताएं P2 की क्या वैल्यू थी? 9। ये किसने 9 बोला है? थप्पड़ खाओगे मुझसे। किसने कहा है? मैम मैंने कहा था। गुड।
बेटा 9 2 प्लस 2 अपडेट is आता है 11। यस मैम 2 होगी। यहाँ से बेटा आपको पता चलेगा कि मुझे ऊपर टेबल में देखने की जरूरत भी नहीं है कि 9 में क्या है, कितने ऐड किए हमने 2। P2 का बर्स्ट टाइम क्या था 2, जो उसने अपना 2 कंप्लीट किया, और 11 जैसे अमाउंट ऑफ टाइम 11 हुआ तो वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब हम अगेन Okay. देखेंगे कि P3 और P5 में से हमारी कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो कौन सी वैल्यू छोटी है, दैट इज P5, राइट। और P5 की Yes, वैल्यू ma'am. क्या थी, 11 प्लस 4. 15 4 वेरी Four. गुड। P5 की वैल्यू क्या थी 4। अब मैंने आपको ये पूरा एक एक स्टेप जो है वो बता रही हूँ इसमें। जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आप रजिस्टर लेंगे और उस पे आप बैठ के करेंगे और एक एक स्टेप को समझेंगे। आइए समझ के नहीं, इस पूरे न्यूमेरिकल Okay, को ma'am. करोगे, उसके बाद जब मैं आपको और दूंगी तो आपने उनको भी करना है डिफरेंट टाइम, बस टाइम मैम पे। ये ऐसे बड़ा Yes, ma'am. मजा है ये करने का। मैम Okay, ma'am. क्या हो रहा मैम है, आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दीजिएगा। आ गया। एक ही रह गया हमारे पास P3। P5 भी अपना बस टाइम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो गया। उसके बाद हम P3 को लेंगे। P3 का कितना था टाइम, 8 Good. था मैम। 8. वेरी गुड। P3 का क्या था 8। जैसे ही टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम जो है या यूनिट टाइम जो है वो 23 हुआ तो आपका जो CPU है वहां उसको डीएलोकेट हुआ, ये प्रोसेस जो है वो वहां से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। एंड दैट्स इट, दिस इज होल स्टोरी ऑफ SGF विद नॉन प्रीएम्प्टिव। याद रखिएगा कोई इंटरप्शन नहीं आई, हुई है कि नहीं हुई, कोई नहीं हुई। आराम से हर प्रोसेस जो है वो अपने टाइम बर्स्ट टाइम कंप्लीट करता रहा है। कोई इंटरप्ट हुआ, नो। आप जब ये इसको न्यूमेरिकल को बैठ के कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कोई इंटरप्ट नहीं हुआ। हर प्रोसेस ने जब उसको CPU एलोकेट किया गया तो उसने अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट किया, एक ही सीक्वेंस में, एक कंटिन्यूअसली उसको कंप्लीट किया। आइए बात की समझ के नहीं, वेदर दैट इज 8, वेदर दैट इज 2, वेदर दैट इज 5, वेदर दैट इज 4, जो भी नंबर था उसको क्या किया उन्होंने, अपने बर्स्ट टाइम को कंप्लीट किया। दिस इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच रिगार्डिंग SGF, नॉन प्रीएम्प्टिव, राइट। अब स्टेप नंबर 11 को देखिएगा, एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। स्टेप नंबर 9 में क्या कर रहा है, एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। सिंपल इसमें ये है कि एवरेज का फार्मूला ये आपने खुद ही करनी है। फार्मूला ये है कि आपका जो ये जैसे P4 है, P4 का ये वाला टाइम है और माइनस अराइवल टाइम। P1 का जो है ये दिस टाइम, अमाउंट यूनिट टाइम ऑफ CPU, और उसके बाद माइनस कौन सा टाइम है, अराइवल टाइम। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम आ गई। P2 का 9, P2 9 माइनस अराइवल टाइम, P5 11 माइनस अराइवल टाइम, उसके बाद P3 का हमारा ये 15 यूनिट टाइम ऑफ CPU साइकिल माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू 14। और एंड में आप इसकी एवरेज देखें तो देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस थे लेकिन 5.2 इसका एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम आया है जो कदरे बेहतर है। आइए समझ के नहीं, तो क्या है, कदरे बेहतर है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। हमने यहाँ पे अप्रोच कौन सी यूज की कि हमने शॉर्टेस्ट जो है वैल्यूज बर्स्ट टाइम वालों को पहले एग्जीक्यूट करवाया और जो मतलब ज्यादा वैल्यूज थी बर्स्ट टाइम की उनको बाद में एग्जीक्यूट करवाया। बात वहीं पे खड़ी हुई है। अब इसमें कोई क्यूरी है तो बताएं, मैं फिर नहीं तो प्रीएम्प्टिव की तरफ आती हूँ। उसी एक मिनट, ये अराइवल टाइम वाले का जरा बताइएगा। ये P3 का 15 माइनस 1 लिखा हुआ है जो सा P3 का जो 15 माइनस है ना, ये देखिए ये P3 नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए नजर आ रहा है, ये देखें दिस इज 15। जब CPU ने P3 को होल्ड किया था तब उसका टाइम अमाउंट कितना था, 15 माइनस अराइवल टाइम। अगर आप P3 का अराइवल टाइम देखें दैट इज 1। आइए समझ के नहीं, हेलो, P3 का अराइवल टाइम कहाँ है, टेबल में गिवन है ना। ठीक है बेटा ये टेबल में है। P3 Yes, देख रहे हैं, इसका अराइवल टाइम ये है। आइए समझ के नहीं, यहाँ से अराइवल टाइम देख लीजिएगा और यहाँ से आपने CPU के जो टाइम यूनिट है वो यहाँ से देखना है। आइए समझ के नहीं, आगे चले।
यस मैम। अब हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करेंगे प्रीएम्प्टिव अप्रोच के साथ। किस अप्रोच के साथ? प्रीएम्प्टिव। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा क्या है मैम? ट्रिकी है जी। मैम 1 घंटा हो गया, आज के लिए बस इतना ही रहने दे। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको ना होमवर्क भी देती हूँ, तो चलें ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग आपने की है कि नहीं की इसकी? यस मैम, की हुई है रिकॉर्डिंग। वो मुझे आप भिजवा दीजिएगा, बनाहिल आप अभी ना आए अंदर, बस थोड़े 2 मिनट 2 मिनट बनाहिल की क्वाइट। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल कीजिएगा और कल